नमस्ते। कभी सोचा है कि कुछ ग्लोबल कंपनियां विदेशों में इतनी कामयाब क्यों हो जाती हैं जबकि बाकी बुरी तरह फेल हो जाती हैं? जानते हैं, इसका जवाब अक्सर सिर्फ एक शब्द में छिपा होता है: संस्कृति। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। हम ये जानेंगे कि इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी IHRM में कल्चर इतना जरूरी क्यों है और ये कैसे किसी भी कंपनी का भविष्य तय कर सकता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 67%। चौंक गए ना? इसका मतलब है कि 3 में से 2 इंटरनेशनल बिजनेस सिर्फ इसलिए डूब जाते हैं क्योंकि वो वहां की लोकल संस्कृति को समझ ही नहीं पाते। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस रिस्क है जिसमें करोड़ों का नुकसान हो सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि एक ग्लोबल कंपनी अपने बनाए हुए नियमों को पूरी दुनिया में एक जैसा कैसे लागू कर सकती है, जबकि हर देश में काम करने का तरीका, लोगों की सोच सब कुछ अलग होता है। यही वो मुश्किल बैलेंस है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसमें और गहराई से उतरते हैं। हमारा पहला पड़ाव है सांस्कृतिक ब्लाइंड स्पॉट। देखिए, ग्लोबल बिजनेस में कल्चर को नजरअंदाज करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अंधेरे में बिना हेडलाइट के गाड़ी चला रहे हों। आपको पता ही नहीं कि अगला मोड़ कितना खतरनाक हो सकता है। तो ये संस्कृति या कल्चर आखिर है क्या चीज? इसे आप हवा की तरह समझ सकते हैं, जो दिखते नहीं पर हर जगह मौजूद है और हर चीज पर अपना असर डालती है। तो आइए इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए इसे छोटे छोटे आसान हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। इस विषय के एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हुए हैं गीट हॉफस्टेड। वो कहते हैं कि संस्कृति मन की सामूहिक प्रोग्रामिंग है। ये बहुत ही पावरफुल आइडिया है। इसका मतलब है कि जिस समाज में हम पले बड़े हैं, उसने बचपन से ही हमारे सोचने, महसूस करने और बर्ताव करने के तरीके को एक खास ढंग से प्रोग्राम कर दिया है। संस्कृति को आप एक प्याज की तरह समझ सकते हैं, जिसकी कई परतें होती हैं। एडगर शाइन के मुताबिक सबसे बाहरी परत है कलाकृतियों की, यानी वो चीजें जिन्हें हम आसानी से देख सकते हैं, जैसे कि किसी ऑफिस का डिजाइन या वहां का ड्रेस कोड। उसके नीचे की परत है मूल्यों की, जैसे कोई कंपनी कहती है कि वो ईमानदारी को सबसे ज्यादा मानती है। और सबसे अंदर सबसे गहरी परत है मान्यताओं की। ये वो गहरे अनकहे विश्वास हैं जो असल में लोगों के व्यवहार को कंट्रोल करते हैं। अब संस्कृति भले ही जटिल हो, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम इसे समझ नहीं सकते। इस सेक्शन में हम कुछ ऐसे टूल्स पर नजर डालेंगे जो इस अनदेखी दुनिया का नक्शा बनाने में हमारी मदद करते हैं। ये जो कल्चरल फ्रेमवर्क्स होते हैं ना, ये एक मैनेजर के लिए किसी कंपस की तरह काम करते हैं। ये उन्हें कल्चर की भूल भुलैया में सही रास्ता दिखाते हैं, ताकि वो गलतफहमियों से बच सकें और बेहतर फैसले ले सकें। हॉफस्टेड का मॉडल इनमें सबसे मशहूर है। चलिए इसका एक आयाम देखते हैं, पावर डिस्टेंस। मान लीजिए, मलेशिया में कोई भी अपने बॉस को सीधे सीधे चैलेंज करने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि वहां पद का बहुत सम्मान होता है। लेकिन वहीं ऑस्ट्रिया में एक जूनियर एम्प्लॉय का अपने बॉस से खुलकर अपनी असहमति जताना बहुत ही आम बात है। बस यही पावर डिस्टेंस का फर्क है। एक और स्टडी है ग्लोब स्टडी। ये देशों को उनके कल्चर के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स या क्लस्टर्स में बांटती है। जैसे अमेरिका और ब्रिटेन एंग्लो क्लस्टर में आते हैं, जिनमें काफ़ी समानताएं हैं। वहीं चीन और जापान कन्फ्यूशियन एशिया क्लस्टर का हिस्सा है, जहां के मूल्य बिल्कुल अलग हैं। इससे कंपनियों को एक साथ पूरे रीजन के लिए स्ट्रैटेजी बनाने में मदद मिलती है। चलिए अब आते हैं उस सबसे बड़े संघर्ष पर, जिसका सामना हर मल्टीनेशनल कंपनी को करना पड़ता है। वो है कंपनी की अपनी खुद की संस्कृति और मेजबान देश की संस्कृति के बीच का टकराव। जरा सोचिए, एक देश की संस्कृति सदियों के इतिहास, धर्म और परंपराओं से मिलकर बनती है। वो एक बहुत पुराने, गहरी जड़ों वाले पेड़ की तरह है। और वहीं दूसरी तरफ एक कंपनी की संस्कृति है, जो काफी नई होती है, जिसे उसके फाउंडर्स के विजन और बिजनेस के लक्ष्यों ने बनाया है। अब जब ये दोनों संस्कृतियां आमने सामने आती हैं, तो टकराव होना तो लगभग तय है। ये एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। स्टारबक्स, जो अपनी खास अमेरिकन थर्ड प्लेस कल्चर के लिए जाना जाता है, यानी घर और काम के बीच की एक तीसरी जगह, वो यहाँ चीन के एक ऐतिहासिक इलाके में अपने आप को ढाल रहा है। ये इस बात का सटीक उदाहरण है कि कैसे एक ग्लोबल ब्रांड लोकल माहौल के हिसाब से खुद को एडजस्ट करता है। तो कंपनियां इस चुनौती से निपटती कैसे हैं? मोटे तौर पर उनके पास 3 रास्ते होते हैं।
एथनोसेंट्रिक कंपनियां सोचती हैं भाई हमारा तरीका ही बेस्ट है। पॉलीसेंट्रिक कंपनियां जैसा देश वैसा भेस की कहावत पर चलती हैं। और जियोसेंट्रिक कंपनियां दुनिया भर से सबसे अच्छे टैलेंट और सबसे अच्छे तरीकों को अपनाने की कोशिश करती हैं। अच्छा, अब तक तो हमने थ्योरी की बात की। अब देखते हैं कि ये सब असलियत में काम कैसे करता है। मतलब ये कल्चर सीधे तौर पर हायरिंग, ट्रेनिंग और सैलरी जैसे रोजमर्रा के एचआर के कामों पर कैसे असर डालता है। देखिए, कल्चर सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये हर एचआर डिसीजन की नींव में होता है। मिसाल के तौर पर, अमेरिका जैसी व्यक्तिवादी संस्कृति में किसी एक स्टार परफॉर्मर को शानदार बोनस दिया जाता है, लेकिन वहीं जापान जैसी सामूहिक संस्कृति में हो सकता है कि उसकी सफलता के लिए पूरी टीम को इनाम दिया जाए। तो कुल मिलाकर ये सब एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने का काम है। असली मकसद ये नहीं है कि या तो पूरी तरह से ग्लोबल बन जाओ या पूरी तरह से लोकल, बल्कि एक ऐसा बीच का रास्ता खोजना है जो दोनों का सम्मान करे। तो जो सबसे कामयाब कंपनियां हैं, वो क्या करती हैं? वे कल्चर को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं, बल्कि एक मौके की तरह देखती हैं। वे हॉफस्टेट जैसे फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके कल्चर के अंतर को समझती हैं, लोकल परंपराओं की इज्जत करती हैं और अलग-अलग सोच और नज़रियों का इस्तेमाल करके नए-नए आइडियाज़ पैदा करती हैं। और आखिर में जो सबसे ज़रूरी बात याद रखने वाली है, वो ये है, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कोई एक सबसे सही तरीका नहीं होता। कामयाबी का राज तो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और लोकल कल्चर के बीच सही तालमेल बिठाने में ही छिपा है। अब असली सवाल ये है कि क्या संगठन इस संतुलन को साधने के लिए तैयार हैं ताकि संस्कृति एक दीवार बनने के बजाय एक पुल बन सके।